हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 द एलिंग प्लैनेट और इसकी समरी करने वाले हैं आज हम। दिस चैप्टर इज रिटन बाय नानी पालकीवाला और इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हमें किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए किस तरह से बचा कर रखना है और इसका हमें मिसयूज नहीं करना है। ओके, लेट्स Before we start, I would like to tell you that this chapter is not a story. ये एक कहानी नहीं है. It is based on facts and all the facts are true. So first we learn about the green movement. Green movement's role as a chapter's title says. चैप्टर का टाइटल भी तो यही है ना, ग्रीन मूवमेंट्स रोल. तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड. कि सबसे पहले जो नेशन वाइड ग्रीन पार्टी जो स्थापित हुई थी वो कहाँ हुई थी? न्यूजीलैंड में 1972 में. और इसके बाद में क्या क्या हुआ इस ग्रीन मूवमेंट के बाद में वो मैं आपको बताऊंगी. कि जो हमारी विचारधारा है वो चेंज हुई, इकोलॉजिकल से हॉलिस्टिकल हुई. और उसमें जब कोपरनिकस की जो थ्योरी आई थी कि अर्थ और अदर प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं, इस थ्योरी के बाद लोगों में ये चेतना जाग गई थी कि अर्थ भी जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अर्थ जो है उसे हमें बचा कर रखना है और उसका हमें ध्यान रखना है और आने वाली जनरेशन तक उसको हमें चलाना है. और इसके बाद क्या आता है कि अर्थ जो है वो एक पेशेंट की तरह है. ऑथर क्या कहते हैं कि अर्थ जो है एक पेशेंट की तरह है क्योंकि अर्थ की जो हेल्थ है वो डेली डिक्लिनिंग होती जा रही है. क्यों? ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर ह्यूमन का इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है. ट्रीज़ कट करते जा रहे हैं, एफोरेस्टेशन हो नहीं रहा, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से अर्थ जो है इसकी जो तबीयत है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है. और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको प्रोटेक्ट करने की कि हम इसे बचाएं, इसकी सुरक्षा करें. और इसके बाद आते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? अगर हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो हम वो कैसे करेंगे? थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम इससे करेंगे. किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसका मतलब होता है कि अपनी नीड्स पूरी करने के बाद हम जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हम उनकी नीड्स भी पूरी होने दें. ये नहीं कि अभी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमने यूटिलाइज़ कर लिए और उसके बाद जो भी फ्यूचर जनरेशन यानी कि आने वाले सक्सेसर्स होंगे और उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़े, उनके लिए कोई भी रिसोर्स ना बचे. तो हमें क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना है और यही ह्यूमन सर्वाइवल की है और हमारे फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी है. और इसके बाद एक क्या आता है हमारे चैप्टर में कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. किसको कहा गया है? जू है एक लुसाका में, जाम्बिया में, जहाँ पर जो लोग देखने के लिए जाते हैं जू को, तो वहाँ पर एक मिरर लगा हुआ था और उस मिरर पर क्या लिखा हुआ था कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. कि इस मिरर के अंदर जो भी देखेगा उसे सबसे डेंजरस एनिमल दिखाई देगा. और वहाँ पर कुछ भी नहीं था उस केस में, वहाँ मिरर लगा हुआ था. और जैसे ही मिरर में देखते हैं तो जो ह्यूमन बीइंग्स जाते हैं, हम जाते हैं, तो हमारी ही शक्ल उसमें दिखाई देती है. और यानी कि यहाँ ऑथर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि डेंजरस एनिमल जो हमारे नेचर को ख़राब कर रहा है वो कौन है? वो ह्यूमन खुद है. तो इसीलिए और क्या बताया हमें राइटर ने इस लेसन में कि ह्यूमन शेयर अर्थ विद 104 मिलियन लिविंग स्पेसिस. कि मनुष्य जो हैं वो 104 मिलियन प्रजातियों के साथ पृथ्वी को शेयर कर रहे हैं. तो उन्हें उन सब का ध्यान रखना है ताकि सबको अपना अपना जीवन यापन करने का सही तरीके से मौका मिलता रहे. ब्रेंट कमीशन फर्स्ट रिपोर्ट. एक इंटरनेशनल कमीशंस के ये मेंबर थे मिस्टर LK झा. उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया था कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट. है ना? क्या किया था उन्होंने क्वेश्चन कि हम अपने आने वाले सक्सेसर्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या एक ऐसा प्लैनेट छोड़ेंगे, स्कॉच्ड प्लैनेट, डेजर्टेड एरिया, ऐसा छोड़ के जाएंगे और एक एलिंग मतलब तड़पती हुई पृथ्वी, है ना, उनके लिए जो माहौल होगा वो बिल्कुल तड़पता होगा. क्या हम ऐसा छोड़ कर जाएंगे? मतलब एक ऐसी अर्थ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेजर्टेड ही होगा ना, कोई भी फर्टिलिटी नहीं होगी, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही होगी और एक ऐसा लैंडस्केप है जो बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रहा है और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पोल्यूटेड है.
इस तरह की धरती हम अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे। और इसके बाद सबकी आंखें जो हैं वो खुल चुकी थी, सब सोचने पर मजबूर हो गए थे कि जैसे अर्थ की अभी जो कंडीशन है ना, उसके अकॉर्डिंग तो सच में ऐसा ही हो रहा है कि आने वाले बच्चों को, आने वाली जनरेशन को एक स्वस्थ अर्थ जो है वो नहीं मिल पाएगी। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, और ये इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन कहाँ है? लेस्टर आर ब्राउन्स, इनकी जो बुक थी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमें बताया था कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो किस पर डिपेंड है। इन 4 जो उन्होंने चीज़ें बताई थी इन पर डिपेंड है। और ये कौन कौन सी चीज़ें थी इकोनॉमिक सिस्टम जिन पर डिपेंड रहता है? फॉरेस्ट, फिशिंग, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड, इन 4 पर। और जब हमें पता चलता है कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम इन 4 पर डिपेंड है, तो इन 4 से ही जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इन 4 से ही चल रहा है, तो हमें इन 4 को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है और हमें फायरवुड चाहिए, उसके लिए फॉरेस्ट जो हैं वो काटे जा रहे हैं। और लोग जो हैं वो फिशिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा खाने को चाहिए। और इस तरह से हम इन 4 का ध्यान जो है रख नहीं पा रहे हैं जिस पर कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिपेंड कर रहा है। और इसके बाद जो राइटर हैं हमारे साथ बात कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये फ़िशिंग और ये सब चीज़ें हमें क्या है, फूड सप्लाई कर रही हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं। अगर इन सब का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये क्या है, एक बैरन ज़मीन, जो हमारे जो ग्रासलैंड्स हैं वो भी इतने अगर हम कट करते जाएंगे तो ये एक बैरन ज़मीन के रूप में हमारे सामने, वेस्टलैंड के रूप में हमारी जो अर्थ है वो नज़र आएगी। और जो फायरवुड है ये बहुत ही कॉस्टलियर हो गया है देन व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इनसाइड द पोट। ऑथर ये बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पोट के अंदर बनाया जाने वाला जो खाना है वो इतना महंगा नहीं है जितनी महंगी की लकड़ी है, मतलब फायरवुड जो है वो उससे भी ज़्यादा महंगी है। तो इस तरह से जो कंडीशन है वो बहुत बिगड़ती जा रही है नेचर की। नेक्स्ट, कोप विद फ्यूल वुड डिमांड। और अगर हमें फ्यूल वुड की डिमांड से कोप अप करना है तो हमें 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। और जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ने हमें यह कहा है कि वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। उन्होंने क्या कहा है कि हम जो हैं 1 सेकेंड में 1 एकड़ ज़मीन यानी कि फॉरेस्ट, जंगल जो है वो खो रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे भी ज़्यादा अलग है कि हम आधे सेकेंड में ही 1 एकड़ ज़मीन खोए जा रहे हैं। कौन सी ज़मीन? जिस पर फॉरेस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, अब जब इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है, तो गवर्नमेंट का भी कुछ रोल तो होगा ही और वो भी अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करेगी। और गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर भी रही है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 48A है, इस आर्टिकल के तहत जो हमारे स्टेट्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, इन सभी को प्रोटेक्ट करेगा। और द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत से रूल्स बनाए जाते हैं, लॉज बनाए हुए हैं हमारे स्टेट्स में कि जो भी जंगली या वाइल्ड लाइफ को कोई भी नुकसान पहुँचाएगा फॉरेस्ट को, तो उनके लिए अलग अलग तरह के दंड जो हैं वो भी लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 में। बट लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि इंडिया में लॉज बनते तो ज़रूर हैं लेकिन लोग इनको फॉलो नहीं करते, कि इन नियमों का पालन जो है वो नहीं करते हैं। तो एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज़ 8 टाइम्स मोर देन द गवर्नमेंट डाटा। और जो एक्चुअल लॉस है वो गवर्नमेंट डाटा से 8 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन भी है। क्योंकि हर चौथे दिन 1 मिलियन जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है और रिच जो हैं वो और अधिक रिच होते जा रहे हैं, जो पोर हैं वो और भी अधिक पोर होते जा रहे हैं। क्योंकि जो पोर हैं उनके और ज़्यादा गरीबी है, उनके और ज़्यादा हंगर है। ऐसा नहीं है कि उनमें सारे कमाने वाले हैं। जो गरीब हैं तो उनमें क्या होता है कि काम करने वाला 1 होता है और खाने वाले 10-12 होते हैं। तो इस तरह से गरीब जो है वो और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और मोर नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड, और इसलिए उन्हें मोर
और भी ज़्यादा अधिक रिसोर्सेज की नीड होती है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अगर हम अफ्रीका की पॉपुलेशन और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन दोनों को मिलाएं तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। और अब अंत में आते आते हमें क्या बता रहे हैं राइटर कि रोल ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्रियल्स जो होते हैं मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्री जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड होती हैं। तो मिस्टर एडगर्स वॉलार्ड ऑफ डूपॉन्ट कंपनी के जो मिस्टर एडगर्स थे उन्होंने डिक्लेयर किया था अपने आप को कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 सालों के लिए उन्होंने अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। और ऑथर बताते हैं कि यदि सारे इंडस्ट्रियल्स इनके जैसे हो जाएं तो इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट दोनों का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर बनने के बाद वो कहते हैं कि अगर हमें एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बनना है, अगर हमें अपनी और अपने एनवायरनमेंट दोनों को प्रोटेक्ट करना है और इंडस्ट्री जो है उसको भी एक्सेल करना है, बढ़ाना है, तो हमें अपने काम के साथ साथ हमें अपने एनवायरनमेंट को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होगी। और अगर सारे इंडस्ट्रियल्स ऐसा सोचें और हर इंडस्ट्री में एक चीफ एनवायरनमेंटल ऑफिसर बन जाए तो वहाँ पर एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हमें भी यही सोचकर अपने इंडस्ट्रीज़ को चलाना होगा। स्टेटमेंट ऑफ मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर कौन थे? इंग्लैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या स्टेटमेंट, उन्होंने बहुत स्टेटमेंट्स दिए थे, जिनमें से एक क्या था कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। उनकी क्या सोच थी कि ये जो धरती है ये किसी का ऐसा नहीं है अधिकार कि वो खुद यूज़ करे और आने वाले जनरेशन को इसका कुछ भी नहीं अधिकार लेने दें। तो हमें जो है ये फोरफादर से नहीं मिली है, इसलिए नहीं मिली है कि हम इसका मिसयूज़ करते रहें और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करते रहें, बल्कि हमें ये सोचकर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना है कि हमने ये अपने बच्चों से उधार ली है, बोरो ली है, और हमें अपने बच्चों को इससे और ज़्यादा बढ़ाकर लौटाना है। मार्गरेट थैचर के अकॉर्डिंग हमें भी यही करना है। और कंक्लूज़न, और इस तरह से हम अपने चैप्टर के कंक्लूज़न में आते हैं, निष्कर्ष में आते हैं कि हमें क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि हमें एनवायरनमेंट को सेव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना है और हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ भी आ गया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।